वेलकम लिसनर्स। आज का टॉपिक है यूनिट 19 ऑफ MPA 011 स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है नागरिक समाज की भूमिका। तो चलिए इस बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। ये जो सवाल स्क्रीन पर है ना, यही हमारी पूरी चर्चा की नींव है। देखिए, जैसे जैसे सरकारें अपने कुछ कामों से हाथ पीछे खींचती हैं, एक खाली जगह बन जाती है, एक स्पेस। तो सवाल ये है कि उस स्पेस को आखिर भरता कौन है। आज हम इन सारे पहलुओं पर एक एक करके बात करेंगे। हम पहले समझेंगे कि दुनिया कैसे बदली, फिर जानेंगे कि ये नागरिक समाज आखिर है क्या भला। स्टेट, मार्केट और सोसाइटी के बीच इसके रिश्ते को देखेंगे। आज के जमाने में इसका रोल क्या है ये समझेंगे। इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और आखिर में देखेंगे कि इसका भविष्य कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बदलती विश्व व्यवस्था की। देखिए, न्यू लिबरलिज्म यानी नव उदारवाद के आने से, जिसने बाजार को ज्यादा आजादी देने पर जोर दिया, सरकारों ने खुद को छोटा करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं डाउनसाइजिंग। इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की भूमिका अब सब कुछ खुद करने वाले की नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर यानी एक सहायक की हो गई है। और ये जो बदलाव आए, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट पर जोर, इनसे सामाजिक और आर्थिक जिंदगी के उन हिस्सों में एक खालीपन सा आ गया जिन्हें पहले राज्य यानी स्टेट संभाला करता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए मैदान में कौन उतरता है। तो मिलिए हमारे आज के हीरो से, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी। लेकिन ठहरिए, ये नागरिक समाज आखिर है क्या? ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, पर इसका सही मतलब समझना कभी कभी थोड़ा पेचीदा हो सकता है। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये उन सभी ग्रुप्स और नेटवर्क्स के बारे में है जो न तो सरकार का हिस्सा हैं और न ही मुनाफे के लिए काम करने वाले कोई बिजनेस है। ये वो कह सकते हैं कि एक तीसरा क्षेत्र है। और हाँ, ये सिर्फ NGOs तक ही सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं मजदूर यूनियनों की, हमारे आस पड़ोस के कम्युनिटी ग्रुप्स की, धार्मिक संस्थाओं की, मानवाधिकार के लिए लड़ने वालों की। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और बहुरंगी क्षेत्र है। और ये कोई आज का आइडिया नहीं है, ये तो वक्त के साथ काफी बदला है। आप देखिए, 17वीं सदी में तो इसे राज्य के बराबर ही माना जाता था, और आज ये अपने आप में एक अलग और बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये क्या है, तो चलिए देखते हैं कि आज के समाज में, जो कि 3 बड़े खिलाड़ियों का मैदान है, ये कहाँ पर फिट बैठता है। ये टेबल इसे बड़े अच्छे से समझाती है। एक तरफ है राज्य, जिसका फोकस शासन पर है। दूसरी तरफ है बाजार, जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है। और फिर तीसरा है नागरिक समाज, जो सामाजिक भलाई के लिए काम करता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि असल जिंदगी में ये तीनों बिल्कुल अलग थलग नहीं हैं। ये लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आज के दौर में, खासकर जब हम गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो नागरिक समाज की भूमिका इतनी अहम क्यों हो जाती है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल। रॉबर्ट पुटनम ने इसे काफी लोकप्रिय बनाया। इसका मतलब है समाज में आपसी भरोसा, नेटवर्क और सहयोग की भावना। पुटनम का मानना है कि एक मजबूत नागरिक समाज अच्छे शासन और आर्थिक तरक्की से सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे पुटनम ने इटली में एक रिसर्च की थी, जिसमें पता चला कि जिन इलाकों में ज्यादा एक्टिव नागरिक संघ थे, जैसे सिंगिंग ग्रुप्स और स्पोर्ट्स क्लब्स, वहाँ की सरकारी संस्थाएं ज्यादा असरदार थी और भ्रष्टाचार भी कम था। कमाल की बात है ना? तो मुद्दे की बात यह है कि एक ताकतवर नागरिक समाज राज्य और आम लोगों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये सरकार पर एक तरह का अंकुश भी है और तरक्की में एक पार्टनर भी। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं होती। नागरिक समाज कोई परफेक्ट हीरो नहीं है। इसके सामने भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसकी कई जायज आलोचनाएं भी होती हैं। ये तुलना नागरिक समाज के अंदर के विरोधाभासों को सामने लाती है। एक तरफ हम सोचते हैं कि ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है, तो दूसरी तरफ कई बार सरकार इसे खुद अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेती है। ये बेआवाजों की आवाज हो सकता है, लेकिन कई बार ये खुद भी अलोकतांत्रिक हो सकता है। मीरा चंडोक जैसे विचारक इसी खतरे से आगाह करते हैं। वो कहते हैं कि नागरिक समाज एक वैचारिक थैला जैसा बन गया है। इसमें अच्छे प्रगतिशील ग्रुप्स के साथ साथ नफरत फैलाने वाले और कट्टरपंथी संगठन भी शामिल हो सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा खतरा है
जब नागरिक समाज के संगठन बाहरी फंडिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो उनकी आज़ादी खत्म हो सकती है। वो उन लोगों की कठपुतली बन सकते हैं जो उन्हें पैसा देते हैं, बजाय उन लोगों की सेवा करने के जिनके लिए वो बने हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है? नागरिक समाज अपने लोकतांत्रिक वादे को कैसे निभा सकता है? देखिए, मकसद राज्य को कमजोर करना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक पूरक, एक कॉम्प्लीमेंट्री रिश्ता बनाना है। और इसके लिए जरूरी है कि नागरिक समाज पहले खुद अपने अंदर झांके, अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाए और ये पक्का करे कि वो सच में हाशिए पर खड़े लोगों को प्राथमिकता दे रहा है। और ये चर्चा हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाती है, हम एक ऐसे नागरिक समाज को कैसे बना सकते हैं जो राज्य को तो लोकतांत्रिक बनाए, लेकिन पहले खुद को लोकतांत्रिक बनाना भूल जाए? क्या ये मुमकिन है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।